वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। हमने पढ़ा था कंडीशन ऑफ इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के वक्त हमारी इंडियन इकॉनमी कैसी थी, जो आपको बताया कि कैसी थी इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी on the eve of independence। हमने पढ़ा था नंबर 1 स्टैग्नेंट, नंबर 2 बैकवर्ड, नंबर 3 डिसइंटीग्रेटेड, नंबर 4 डेप्रिशिएटेड। यानी डिफरेंट के इंडिपेंडेंस के वक्त जो ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने पूरे कंट्री को लूट खसूट के अपने देश ले गए थे सारा कुछ। तो हमारी कंट्री का कुछ जो इकॉनमी की वो जो दुर्दशा करके रखी थी। तो स्टैग्नेंट मतलब कोई उसमें उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि इकॉनमी को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। बैकवर्ड वही पिछड़ा सिस्टम जो पुराने ज़माने में थी, हमारी इकॉनमी उससे भी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसको भी उन्होंने ख़राब कर दिया, काम नहीं होने दिया। डिसइंटीग्रेटेड, एक दूसरे के साथ किसी का तालमेल कोई नहीं, पता ही नहीं है। और डेप्रिशिएटेड, बिल्कुल जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं, ना घाटा ही घाटा हर जगह। तो इस किस्म की इकॉनमी जब हमें विरासत में मिली, तो हमारे उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा हमारा जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे थी। हम ज़्यादा डिपेंडेंट किसके पे थे? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर पे कम से कम 75% पॉपुलेशन जो है सरवाइव करती थी, 75%। और 75% पॉपुलेशन जो है उसको सिर्फ ज़िंदा रहने की सोच रहे थे कि ज़िंदा कैसे रहे। इससे ज़्यादा उनके पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी बैकवर्ड था। इंडस्ट्रियल सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर, ये सभी इस काम के नहीं थे, इनसिग्निफिकेंट। किसी भी सेक्टर में कोई भी कंडीशन नहीं थी। इसलिए हमने कहा कि हमारी जो इकॉनमी, इसीलिए क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बैकवर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोई काम नहीं, टेरिटरी सेक्टर में भी कोई काम नहीं। उसी फील्ड में कॉलोनियल पीरियड ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश रूलर्स ने उसी सेक्टर में काम किया जहाँ से उनको बेनिफिट होता था। कहीं थोड़े से रोड वगैरह बनाए थे, या कोई ये ट्रेन वगैरह जो चलाई थी अपने फ़ायदे के लिए कि सामान यहाँ से लूट कर अपने देश में ले जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए जब ऐसी हालत होगी किसी के देश की इकॉनमी की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हालत होगी। कोई बेरोज़गारी का कोई, यानी बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, लोग एक दूसरे की कोई मतलब मदद करने के ऐसी कंडीशन में नहीं, हर एक की बुरी हालत। और जो थोड़े बहुत जो अच्छे लोग थे, अंग्रेज़ों के साथ जो मिलजुल के चलते थे, उनकी सुनते थे। या जैसे हमारे पास आ गया ज़मींदार लोग थे, या जो बिजनेसमैन थे, उनकी भी हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़मींदार जो थे वो भी गरीब आदमियों को एक्सप्लॉइट करते थे। हुकूमत तो करती थी एक्सप्लॉइट। तो जहाँ तक यानी हमारी देश की ये दुर्दशा कर रही थी। तो जब ऐसी कंडीशन में हमारी हुकूमत ने किसी देश की बागडोर संभाली, तो सबसे पहले वहाँ पे ज़रूरत थी हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो इस इकोनॉमिक प्लानिंग में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है।
प्लानिंग होती है, जैसे आप जानते हैं कि इंडिविजुअल से लेके ग्रुप ऑफ सोसाइटी से लेके देश से लेके दुनिया में हर चीज़ जो चलती है प्लानिंग के बगैर कोई भी काम खासकर आज की डेट में नहीं चलता है। मैं ही हूँ या आप हैं, आपके पास 100 रुपये होंगे तो उसके खर्च करने के लिए आप 10 तरह से सोचेंगे कैसे खर्च करूँ, क्या चीज़ लूँ, क्या ना लूँ। तो उसमें भी आ जाता है कि सबसे पहले क्या चीज़ लूँ, कोई ज़रूरी वाली चीज़ें लें। तो जब हमारी ऐसी कंडीशन थी काम की, तो सबसे पहले जो नेसेसिटीज़ थी लोगों की, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया कि कौन से काम हमें पहले करने चाहिए, कौन से काम हमें पहले करने हैं, कौन से काम जो हमें बाद में करने, प्रेफरेंस वाइज। इकोनॉमिक प्लानिंग इट रेफर्स टू अ टेक्निक और प्रोसेस अंडर विच सेट गोल्स आर अचीव्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि ऐसे गोल हमने सेट करने हैं जिनको एक वक्त में, एक वक्त रहते उसके अंदर उसको कंप्लीट करना है, जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं। तो उसमें लेकिन उससे पहले एक और प्रॉब्लम थी कि हमारा जो था एक इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हम अडॉप्ट करें, कैसे कोई इकॉनमी का यानी कैसी इकॉनमी हम अडॉप्ट करें जिससे हमारी जो इकॉनमी जल्दी से जल्दी सुधर जाए। तो डिफरेंट इकॉनमीज हैं उस वक्त दुनिया में, जो डिफरेंट इकॉनमीज काम कर रही थी। एक नंबर 1 सोशलिस्ट इकॉनमी, नंबर 2 थी कैपिटलिस्ट इकॉनमी, नंबर 3 थी मिक्स्ड इकॉनमी, नंबर 3 आ गया मिक्स्ड इकॉनमी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकॉनमीज वर्ल्ड में काम कर रही थी। सोशलिस्ट इकॉनमी हो गया कि टोटल वर्क जो है ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारा काम काज किसने देखना है, सोशलिस्ट इकॉनमी में वो गवर्नमेंट देखती थी कि सारी चीज़ों के मालिक भी गवर्नमेंट, कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास, और उसका काम जो फंक्शनिंग थी वो भी गवर्नमेंट के हाथों में थी। तो जितना भी काम करेंगे गवर्नमेंट के देख रेख में। इस सोशलिस्ट इकॉनमी का एक सबसे बड़ा मकसद क्या है, ये सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देती है, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देती है। सोशल वेलफेयर हो गया आम आदमी के, गरीब आदमी के लिए काम करती है। तो इसलिए इसमें इस इकॉनमी में जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। कैपिटलिस्ट इकॉनमी में सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, हर एक जो एंटरप्राइज कौन है उसका मालिक होता है, ऑन कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट पर्सन्स। ये सारा काम काज जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में होता है, और प्राइवेट लोगों का काम जो है सबसे ज़्यादा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इनका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जिस इकॉनमी को इंडिया उस वक्त आप नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्राइवेट जाकर होती पूरी हमारी जो जनरेशन थी वो गरीब, हर एक चीज़ गरीब, इसमें गवर्नमेंट की सख्त ज़रूरत थी जो गरीब आदमियों की सुनते और देखभाल करते हैं। तो उसके बाद आ गया मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का
कुछ सेक्टर आ गए गवर्नमेंट के साथ में, कुछ कंट्रोल आ गया प्राइवेट सेक्टर के हवाले। तो ऐसी इकॉनमी जो है फिर इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकॉनमी को अडॉप्ट किया इंडिया ने। इंडिया हैज़ ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकॉनमी। मिक्स्ड इकॉनमी के साथ साथ फिर उन्होंने प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी कि कौन से काम काज जो हमने पहले स्टार्ट करने हैं, कौन से काम जो है बाद में स्टार्ट करने हैं। तो उसके ऊपर कुछ फीचर्स हैं इसके, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले आ गया a system of economic organization. A system of economic organization. Economic organization जैसे हमारे पास है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड फाइनेंस। ये जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ये सारे मिलके जब काम करेंगे तो उसको बोलेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये जो प्रोडक्शन है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई, कंजप्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो या करेंसी हो, फाइनेंस पैसा किसी की मदद करना, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। मिल के जो सारा काम करेंगे एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करेंगे मिल के, जिससे हमारी जो प्लानिंग है वो अच्छी तरह से उसमें हम अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद आ गया सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग इंडिपेंडेंस के बाद एक बनाया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जिसका जो चेयरमैन था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, के सारे काम को करने के लिए इन्होंने पहले एक कमीशन तैयार कर दिया। बहुत सारे ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स जो इस काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते थे, ऐसा एक कमीशन बना दिया उन्होंने। फिर उसके बाद क्या किया, डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज। तो इसमें नेक्स्ट फीचर इसका क्या है कि इसमें हमने टारगेट सेट करने हैं कि हम किस फील्ड में हमने काम करना है, और प्रायोरिटीज बेस पे कि पहले किस काम को हमने अंजाम देना है, किस चीज़ की सबसे हमें ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आ गया जो प्लानिंग है उसके लिए एक पीरियड भी फिक्स होना चाहिए, अ सर्टेन पीरियड। तो एक प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे जो प्लान बनाए प्लानिंग की, उनके लिए फिर उन्होंने 5 ईयर प्लान को सेट किए। तो यानी पीरियड कितना रख दिया, 5 साल, 5 ईयर। जो इंडियन प्लानिंग हुई इसमें 5 साल मंसूबे उन्होंने तैयार किए, जिसमें जो टारगेट सेट किए थे, जो जिसमें जो प्रायोरिटी सेट की थी, उनको प्रायोरिटी वाइज उसको कंप्लीट करने की कोशिश की गई, या वैसा काम उन्होंने शुरू कर दिया पहले प्लानिंग के साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल।
जितना भी जो कंट्रोल है उस एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। उसके बाद आ गया इस प्लानिंग का एक और जो मेन फीचर था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होनी चाहिए लोगों की और फाइनेंशियल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट। सोसाइटी में भी जो हमारी सोसाइटी में जो त्रुटियाँ पड़ी हुई थी बड़ी कि जात पात का बहुत ज़्यादा, यानी एक किस्म का सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो था हमारा जात पात का, उसको भी दूर करने की सख्त ज़रूरत थी। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। इसके बाद आ गए इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के 3 किस्म के ऑब्जेक्टिव्स थे। एक आ गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आ गया सोशल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 आ गया पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक प्लानिंग के कितने ऑब्जेक्ट हैं? मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव या और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला काम जो था कि हमारे पास जो हमारे माली हालत हो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी, उसको उसमें सुधार लाने की ज़रूरत थी। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उनका बड़ा ढंग से प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना था। पहला ऑब्जेक्टिव वो था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उनका बेस्ट यूटिलाइज करना था, हमें अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी तेज़ी से बढ़ जाती। उसके बाद था एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखना था, फुल एम्प्लॉयमेंट के लोगों का जो बेरोज़गारी थी वो दूर करने की ज़रूरत थी उस वक्त। तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था उसमें एक आ गया बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, दूसरा आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट, तीसरा आ गया इसमें प्रमोटिंग बैलेंस्ड डेवलपमेंट। इसमें एक आ गया बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट, और नंबर 3 आ गया बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हर एक सोसाइटी का पूरा ध्यान, छोटी अमीर गरीब सबका ध्यान रखा जाए कि सबके साथ बराबर का बर्ताव किया जाए। जिसको किसी मदद की ज़रूरत थी उसकी मदद की जाए। तो उस वक्त जो गरीब लोग थे, ज़्यादा संख्या गरीबों की थी, 70-75%, 80% लोग गरीब थे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे। एग्रीकल्चर की हालत बहुत बुरी थी। उसमें हमारा कोई सारा ओल्ड सिस्टम था, मॉडर्न सिस्टम उसमें उन्होंने कोई भी अडॉप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारे जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनकी हालत ख़राब थी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में उनके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 4 मैक्सिमम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना था इकोनॉमिक प्लानिंग में। प्रोडक्शन हो गया पैदावार बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी हो गया एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम कितने यानी अच्छे ढंग से इसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद था अटेनिंग सेल्फ रिलायंस।
कि हम खुद कफियत कैसे हो जाएं कि हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएं कि दूसरे देशों से हमको दूसरों से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये इकनॉमिक प्लानिंग में सबसे पहला जो इकनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो था उसमें यही था कि हम अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, हम फुल एम्प्लॉयमेंट हर एक लोगों को काम का बेरोजगारी देने का काम करें, बैलेंस डेवलपमेंट कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की इक्वली डेवलपमेंट हो, या इस प्रोडक्शन फील्ड में हमारी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटीज़ को बढ़ावा दें और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, यानी जिसमें होता है कि हम किसी से मांगे नहीं, इतनी ऐसा काम कर दें, ऐसी प्रोडक्शन बढ़ा दें हम कि हर एक आदमी के घर में खाना पीना पहना कपड़े घर सारा चीज़ सबको मिल जाए। उसके बाद आ गया नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव आ गया कि इसमें वही कि हर एक आदमी के सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, यानी गरीब हो अमीर हो, उनको उसी हिसाब से प्रेफरेंस वाइज कोई जैसे रिजर्वेशन के हिसाब से इनको भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाए। इसी तरह से नंबर 3 आ गया पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट कि उस वक्त जो हमारी माली हालत भी ऐसी नहीं थी, हमारा जो डिफेंस भी बड़ा मजबूत नहीं था, तो उस वक्त नंबर 1 हमें अपना डिफेंस को स्ट्रांग करना था। ये इकनॉमिक प्लानिंग में इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, डिफेंस। फिर आ गया दूसरा पीस, अमन और अमान भी कायम रखना था अपने कंट्री में। उसके बाद आ गया मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि भुखमरी के वक्त लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना, ये सारा काम जो इकनॉमिक प्लान एक तैयार कर दिया उन्होंने कि उसके ऊपर ये सारा काम फिर काम की शुरुआत कर दी। तो इसी तरह से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो धीरे धीरे से जो उन्होंने प्लान बनाया था, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, कोई पूरा कंप्लीट हो गया, कोई नहीं हो गया, और नेक्स्ट प्लान में फिर उसको तरजीह दी गई, उनको प्रेफरेंस दी गई। तो चलते चलते एक वक्त आ गया था कि 1968 के बाद हमारे कंट्री में एक ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मतलब हमारा जो पैदावार थी अनाज की, कनक और ये जो चावल है, इसकी पैदावार इतनी हो गई कि हम जो है दूसरे देशों से राशन लाना बंद कर दिया। इस कंडीशन में हो गए कि हमारे पास फालतू राशन जमा होने लगा। तो ये था इसके इकनॉमिक प्लानिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर दें।